हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल एक्सेल स्टडी। आज की वीडियो में हम लोग ने साइकोलॉजी का पूरा 11th क्लास का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। सारे चैप्टर्स हमने पढ़ लिए हैं। ऑल्सो हम कुछ रिवीजन वीडियोस भी हमने की हैं। नाउ इफ़ ऐसा कोई बच्चा है जिसने अभी तक बिल्कुल भी प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट नहीं की है, जिसे कोई आइडिया नहीं है कि क्या कॉन्सेप्ट्स हैं या उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एनसीईआरटी इज़ अ बुक विच इज़ वो बहुत मतलब उसमें इतना अगर 10 लाइन दी हुई है ना, तो उसमें 2 लाइन आपके काम की कौन सी है ये चीज़ आपको समझनी है। बिकॉज़ उनका काम क्या है, चीज़ों को डिटेल में समझाना। उन्होंने 10 तरीके के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उनमें से आपको कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए कि हाँ व्हाट इज़ दिस। बिकॉज़ साइकोलॉजी इज़ अ सब्जेक्ट व्हिच इज़ वेरी प्रैक्टिकल, मतलब आप अपनी डेली लाइफ से लिंक करके और बेटर तरीके से पढ़ सकते हो। मतलब अगर कोई बच्चा ऐसा सोचता है कि साइकोलॉजी को हम रट लेंगे लाइक एनी अदर सब्जेक्ट, तो ऐसा नहीं होता है। इट इज़ समथिंग जो आपको अपनी डेली लाइफ के सिचुएशंस में अप्लाई करके या उन सिचुएशंस के बारे में सोच के अगर आप समझते हैं, तो इट इज़ अ वेरी ईजी सब्जेक्ट ऑल्सो, और बहुत इंटरेस्टिंग भी हो जाती है। तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी और बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक्स हैं, स्पेशली क्लास 11th के सिलेबस में। तो अभी तक कोई भी बच्चा ऐसा है जिसने बिल्कुल भी प्रिपरेशन अभी स्टार्ट नहीं की है, तो उसके लिए ये वीडियो है जिसमें वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि क्या काम आप ऐसा अब आपको, बिकॉज अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा एग्जाम में, तो तभी और बहुत सारे बच्चे जो ये वीडियो देख रहे हैं, ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं पास होने के लिए ही देख रहे हैं। बिकॉज अगर कोई बच्चे जिसको टॉप करना है वो तो ये वीडियो देख नहीं रहा होगा। तो अभी हमें इसमें सिर्फ ये स्ट्रैटेजी जाननी है और वो चीज़ें जाननी है कि कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी है कि जिससे हमारा मार्क्स जो है वो अच्छा आ जाए। नॉट ओनली मतलब ऐसा भी नहीं कि सिर्फ पास होने भर का ही हम बताने वाले हैं इसमें। इसमें बहुत सारी जो, अगर आप ये पूरी वीडियो देखते हैं तो अगर आपने ये चीज़ें पढ़ ली तो आपका बहुत मतलब काफ़ी हद तक अच्छा एग्जाम हो जाएगा। बिकॉज इसमें इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं, और दूसरी बात ये कि इतना कॉम्पैक्ट सिलेबस है, मतलब इतना मतलब एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। कोई भी चीज़ आप उसमें से ऐसा नहीं है कि ये चीज़ नहीं पढ़ेंगे तो हमारा काम चल जाएगा, बिकॉज एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड। मतलब एक चीज़ पे दूसरी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अब देखो साइकोलॉजी फर्स्ट चैप्टर जो है विच इज़ व्हाट इज साइकोलॉजी, तो उसके बारे में हम लोग ऐसे बात करने वाले हैं चैप्टर वाइज कि कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी है और कौन सी नहीं। सो लेट्स स्टार्ट विथ स्टेप 1। व्हाट इज द स्टेप 1 नाउ? अब इस सिचुएशन में इट इज़ स्टडी स्ट्रेटेजिकली। मतलब इसका मतलब क्या है कि अब ये टाइम नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा एकदम एक एक चैप्टर लेके बहुत ज़्यादा आप टाइम दो, आप साइड बुक्स भी पढ़ रहे हो, नोट्स भी बना रहे हो और इसी समय पे सब कुछ कर रहे हो, तो अब इतना ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो अब आपको क्या करना है, आपको हार्ड वर्क से ज़्यादा क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। नाउ व्हाट डू यू हैव टू डू विद दिस? इसमें आपको क्या करना है, अंडरस्टैंड की कॉन्सेप्ट्स। मतलब सिर्फ क्या है, डेफिनेशंस को याद नहीं कर लेना है हमें, रट नहीं लेना है हमें, उसे समझना है। हाउ? देखो हर डेफिनेशन जो इस सब्जेक्ट में दी हुई है इस सिलेबस में, उसमें कहीं ना कहीं ऐसा है कि उसमें कुछ कीवर्ड्स होंगे, और पूरे सिलेबस में ही कुछ तो ऐसे कीवर्ड्स हैं जो पूरे सिलेबस में कॉमन है, लाइक कॉग्निटिव स्किल्स। ठीक है, अब ये या मेंटल प्रोसेसेस, ये कुछ ऐसे कीवर्ड्स है ना, ये आपको हर चैप्टर में, हर सिलेबस में कहीं ना कहीं, हर टॉपिक में, हर कॉन्सेप्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसे कीवर्ड्स को हमें पकड़ना होगा, ऐसे की कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, अब जैसे साइकोलॉजी की डेफिनेशन का हम एग्जांपल लेते हैं, तो उनका क्या है, साइकोलॉजी इज द, एक तो पहला ये है कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर, एक तो ये हो गया। इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है साइकोलॉजी की, वो ये कि साइकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर। अब ये तीन की कॉन्सेप्ट्स आपको, तीन कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं, मेंटल प्रोसेसेस, बिहेवियर्स एंड एक्सपीरियंसेस। जिसको ये याद हो गया उसको डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप डेफिनेशन वहाँ पे लिख सकेगा। एंड देन उसके बाद आप इन सारे, मतलब ये अलग अलग कीवर्ड्स हैं, उनकी थोड़ी थोड़ी मीनिंग आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आपको ऐसे कुछ की कॉन्सेप्ट्स और थ्योरीज चैप्टर्स में से पहचानने हैं। जैसे इमोशन की जो थ्योरीज हैं, ठीक है, कैनन बार्ट थ्योरी, ये कुछ थ्योरीज, इंपॉर्टेंट थ्योरीज जो हैं वो आपको पढ़ लेनी है, क्योंकि ये थ्योरी का क्वेश्चन जरूर कहीं ना कहीं आएगा। चाहे वो आपको डायरेक्ट थ्योरी का आपको स्टेटमेंट पूछ सकता है, चाहे वो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो कोई सिचुएशन दे देगा, एप्लीकेशन बेस्ड कोई सिचुएशन दे देगा, और उसमें आपको पूछेगा कि यहाँ पर कौन सी थ्योरी फॉलो हो रही है। ठीक है, या कौन सी थ्योरी है जो इस सिचुएशन को जस्टिफाई करती है। तो ऐसे जो थ्योरीज हैं सारी, वो आपको पढ़नी है, और बहुत ज़्यादा थ्योरीज नहीं है। ठीक है, बहुत सारी थ्योरीज नहीं है, कुछ ही थ्योरीज हैं, वो आपको पढ़नी है। उसके बाद यूज डायग्राम्स एंड माइंड मैप्स, आपको माइंड मैप्स बनाने होंगे। वो कैसे बनाने हैं हम उसका आगे बात करेंगे। नाउ चैप्टर वाइज कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको याद करने हैं। जैसे आई वाज टॉकिंग अबाउट फर्स्ट चैप्टर व्हाट इज साइकोलॉजी। नाउ इट इज समथिंग कि इस चैप्टर में आपको साइकोलॉजी की डेफिनेशन आनी ही आनी चाहिए, बिकॉज आपका बेस यही है, और बेसिक चीज़ तो ज़रूर पूछेगा वो। उसके बाद आपको सारी दुनिया भर का ज्ञान हो, पर आपको यही नहीं पता कि साइकोलॉजी क्या है, तो आप क्या पढ़ोगे। तो ऐसा नहीं कि आप कोई चैप्टर या कोई चीज़ पूरी पूरी स्किप कर सकते हो, बट आपको ये समझना है कि आपको उसमें से कितना और कहाँ से क्या पढ़ना है। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने इसमें लिस्ट आउट किए हैं, जो आपको पढ़ने हैं। जैसे डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी, नेचर ऑफ साइकोलॉजी, मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी, ये क्या है, ये टॉपिक्स है। स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, बेसिक एंड अप्लाइड साइकोलॉजी। ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी क्या है, अलग अलग ब्रांचेज हैं। अब कुछ तो मतलब आपको ऐसे ही समझ में आ जाएंगी, मतलब इसमें कुछ याद करने जैसा तो है नहीं, आपको नाम से समझ में आ जाएगा। जैसे एजुकेशनल,
साइकोलॉजी, ठीक है, या सोशल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, ये सारी सुनने में आपको टर्म सिंपल जो उनका टर्म है रियल मीनिंग वही मीनिंग यहाँ पर भी है। सेकंड चैप्टर है मेथड्स ऑफ इंक्वायरी, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे, अगर आप एक बार पूरे चैप्टर की रीडिंग भी कर लेते हो सारे मेथड्स की तो आपको वो याद हो जाएगा, बिकॉज इट इज़ नॉट समथिंग वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। ऑब्जर्वेशन मेथड मतलब जहाँ पर हम ऑब्जर्वेशन किसी को ऑब्जर्व करके उसके बारे में डेटा रिकॉर्ड कर रहे हैं। केस स्टडी मेथड जहाँ पर हम केस स्टडी क्या है, ये तो आपको प्रैक्टिकल में भी करना होगा। आपको कोई सब्जेक्ट लेना होगा, स्कूल में प्रैक्टिकल करवाया जाता है, कोई सब्जेक्ट लेना होगा उसके बारे में आपको क्या कोई टॉपिक लेना होगा, जैसे नार्सिसिज्म ले लिया हमने, तो हम हमारा सब्जेक्ट जो है हमें उसके ऊपर ये नार्सिसिज्म का टेस्ट करना होगा, तो वो होता है केस स्टडी मेथड। साइंटिफिक मेथड तो मतलब साइंस में आप पढ़ते ही हो, जिसमें हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं, ठीक है, डेटा कलेक्ट करते हैं, उसके बाद एनालाइजेशन ऑफ डेटा होता है और हम अपनी हाइपोथेसिस को सही या गलत प्रूव करते हैं। एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, लैबोरेटरी में होता है ये। अब इसमें थोड़ा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ठीक है। तो ये सारे जो छोटे छोटे टॉपिक है, जैसे कॉसी एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, अब कंट्रोल्ड कंडीशंस कैसी होती हैं, एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस कैसी होती हैं, वो सारी चीज़ें आपको थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स इंपॉर्टेंट याद रखने हो सकते हैं। मूविंग टू थर्ड चैप्टर, द बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। नाउ इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको कुछ डायग्राम्स दिए हुए हैं बहुत इंपॉर्टेंट, दोस डायग्राम्स यू हैव टू रिमेंबर। जैसे ब्रेन का है, अब ब्रेन का डायग्राम आपको पूरा बनाने को नहीं आ सकता, बट हो सकता है कि वो आपको ब्रेन का डायग्राम दे दे ऑलरेडी पेपर में और उसके कुछ पार्ट्स उसने क्या किए हों, हाईलाइट कर रखे हों। नाउ इट कैन आस्क यू क्वेश्चन कि आप पहले तो इस पार्ट ऑफ द ब्रेन को लेबल कीजिए एंड देन उसके बारे में ब्रीफ में आप एक्सप्लेनेशन दीजिए। तो आपको ब्रेन के सारे पार्ट्स का नाम याद होना चाहिए, उनकी लोकेशन याद होनी चाहिए और उनके फंक्शंस याद होने चाहिए। एंड सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट इज द न्यूरॉन। अब ये डायग्राम क्या है, कोई आप अभी नया नया नहीं सीख रहे हो, बचपन से न्यूरॉन का डायग्राम हम बायोलॉजी में बनाते आ रहे हैं और बहुत सिंपल और बहुत मज़ेदार भी है उसका डायग्राम, ठीक है, और आपको याद भी होगा पूरा। तो ये कोई नई चीज़ भी नहीं है कि जो आप बिल्कुल बना ही नहीं सकते, तो इसको आप अगर एक बार रीड भी कर लेते हो तो इट विल गेट रिकैपिचुलेटेड इन योर माइंड, ठीक है। मतलब आपको पूरा ऐसा नहीं है कि कुछ आपको पता नहीं कोई नई चीज़ है और आप इसके बारे में कुछ भी नहीं लिख सकते, तो थोड़ा बहुत आप अपने हिसाब से लिख लोगे। और एंडोक्राइन सिस्टम आया तो इसमें आती हैं आपकी सारी ग्लैंड्स। नाउ दिस इज ऑल्सो समथिंग कि जो आपका नया नहीं है, ये भी बायोलॉजी से लिया हुआ है और सारे ग्लैंड्स के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन है। तो इफ़ यू गिव ओनली अ सिंगल रीडिंग टू दिस टॉपिक तो आपका ये टॉपिक प्रिपेयर काम भर का हो जाएगा। रिफ्लेक्स एक्शन एंड इट्स पाथवे। अब पाथवे की बात क्या है कि इसमें कोई डायग्राम तो नहीं है, हालांकि हमने इसका डायग्राम क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ रखा है पूरी रिफ्लेक्स आर्क का, बट क्या है कि हमें डायग्राम से मतलब नहीं है और ज़्यादा पाथवे का कोई ऐसा क्वेश्चन भी नहीं। रिफ्लेक्स एक्शन की सिंपल आपको ये पता होनी चाहिए कि ये होता क्या है, इससे ज़्यादा और कोई इन्फॉर्मेशन हमें याद ही नहीं रखनी। तो ये हो गया आपका थर्ड चैप्टर के बारे में। ना फोर्थ चैप्टर इज, इसमें क्या है, स्टेज वाइज सारे एजेस में कि सारे स्टेजेस में कि चाइल्डहुड में, इन्फेंसी में, नाउ देन एडोलेसेंस, ठीक है, और उसके बाद आपका ओल्ड एज आ रहा है। तो ये सारे जो पार्ट्स हैं, जो स्टेजेस हैं लाइफ के, इनमें क्या क्या किस तरीके से डेवलपमेंट, किस तरीके से ग्रोथ होती है। अब इसमें क्या है कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी हैं जो आपको याद रखने होंगे, जिनकी डेफिनेशंस में आपको डिफरेंस याद रखना होगा। जैसे वो ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस पूछ सकता है, वो ग्रोथ और म्यूटेशन में भी डिफरेंस पूछ सकता है, डेवलपमेंट और म्यूटेशन में डिफरेंस पूछ सकता है। इसके लिए आपको रिवीजन क्लास में भी और इसकी जो ऑलरेडी चैप्टर की क्लास पड़ी हुई है उसमें भी मैंने एक प्रॉपर टेबल में ये चारों डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, ठीक है। तो आपको ये सारे डेफिनेशंस जो हैं वो सिंपल याद होने चाहिए, तो अगर आप उसको सिंपल पढ़ लोगे तो उसमें आपको कीवर्ड्स से आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन रिफर टू सम एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल्स है तो आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। नाउ इसमें क्या है कि आपको ये चीज़ें याद करनी ही पड़ेंगी कि हर स्टेज में एडल्टहुड में क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं। और दूसरी बात, ये इन्फेंसी में भी आपको अलग अलग एज ग्रुप दिया होगा, जैसे 1 से 2 साल तक के बच्चों में क्या ग्रोथ हो रही है, क्या डेवलपमेंट हो रही है, उसके आगे प्री ऑपरेशनल होता है। ये सारी चीज़ें अलग अलग तरीके की डेवलपमेंट होती है। फिजिकल डेवलपमेंट की बात करता है, मोटर डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो हर इस एस्पेक्ट के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा जानना पड़ेगा, तो इसके लिए तो आपको पूरी रीडिंग देनी पड़ेगी। नाउ फिफ्थ चैप्टर इज सेंसरी, अटेंशन एंड परसेप्चुअल प्रोसेस। इसमें सबसे पहले तो आपको सेंसेशन और परसेप्शन और अटेंशन, इन 3 चीज़ों की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। उसके अलावा आपको अटेंशन के टाइप्स पता होने चाहिए और वो क्या होते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि इसमें जो सेलेक्टिव अटेंशन की 3 आपको थ्योरीज दी हुई हैं उनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। चैप्टर 6 है लर्निंग। नाउ लर्निंग में आपको एक्सपेरिमेंट्स अच्छे से पता होने चाहिए और किसने वो एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए थे ये आपको नाम याद होने चाहिए, विच कैन बी आस्क्ड इन फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म और 1 वर्ड आंसर में आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपके वो आ सकता है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या था, जो डॉग वाला एक्सपेरिमेंट हुआ था। ऑपरेंट कंडीशनिंग में जो माउस वाला था आई गेस। और ऐसे ही अलग अलग टाइप्स जो लर्निंग की हैं उसमें क्या एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म हुए थे। देखो, पैवलॉव्स एक्सपेरिमेंट और स्किनर्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है। रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट क्या होता है, कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी एंड ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में जो बोबो डॉल का एक्सपेरिमेंट हुआ था। तो ये एक्सपेरिमेंट्स तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, किसने कंडक्ट किए थे और किस टॉपिक के लिए, क्योंकि तीनों टाइप ऑफ लर्निंग के लिए एक एक एक्सपेरिमेंट है। नाउ ह्यूमन मेमोरी, इसके ऊपर 1 शॉर्ट क्लास पड़ी हुई है चैनल पे, उसमें हमें 3 ये जो की टर्म्स हैं ह्यूमन मेमोरी के, उसकी डेफिनेशन में भी काम आते हैं और उसके अलावा अलग से भी, विच इज़ एनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल।
नाउ टाइप्स ऑफ मेमोरी वेरी इजी, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, बस थोड़ा वैल्यूज़ आपको याद रखनी है 7 + -2 वाली कि क्या किसकी कितनी स्ट्रेंथ सॉरी कितनी उसकी कैपेसिटी होती है, और उसके अलावा कुछ भी ऐसा कुछ खास इसमें नहीं है। फॉरगेटिंग भी आप जानते हैं, भूलना, वो रोज़ आप भूलते रहते हैं, आज जितना पढ़ के जाएंगे उतना आधा एग्जाम में भूल जाएंगे, तो वो भी कोई ऐसी बहुत नई चीज़ नहीं है। अब इम्प्रूव करने के लिए मेमोरी क्या क्या आप कर सकते हो ये भी आपको पता है, चंकिंग, रिहर्सल जो आप करते हैं, जो आप कर रहे हैं एग्जाम में, तो वो सारी चीज़ें कोई नई चीज़ नहीं है। तो इट इज़ अ वेरी ऑल्सो सिंपल चैप्टर। थिंकिंग में आता है आपका, ज़्यादा इसमें भी कुछ नहीं है, छोटा चैप्टर है और सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं। बस इसमें क्या है कि आपको कुछ जैसे प्रॉक्सिमिटी और ये सारी चीज़ें जो होती हैं कि क्या क्या इल्यूजन्स हो सकते हैं किसी को, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं थोड़ा। एंड मोटिवेशन एंड इमोशन इज़ द लास्ट चैप्टर। इसमें आपकी मेज़लोज़ हायरार्की ऑफ नीड्स है इंपॉर्टेंट, और इमोशन की जो थ्योरीज़ हैं कुछ वो इंपॉर्टेंट हैं, जैसे मैंने बताया था शैक्टर वाली, ठीक है। और ये सारी इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। और टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, और ये सारी चीज़ें मतलब बहुत सिंपल है। रोल ऑफ कल्चर इन इमोशंस तो आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, अगर आप वीडियो भी वन शॉट देख सकते हैं तो। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट माई चैनल बट एनी अदर चैनल जिससे आपको लगता है कि आपको समझ में आ रहा है, तो आप वो वीडियोज़ भी देख के कवर कर सकते हो ना। ये तो हो गया आपका चैप्टर वाइज, हमने बताया कि क्या क्या टॉपिक्स आपको की कॉन्सेप्ट्स के बारे में हमने पहली जो बात करी थी उस टॉपिक पे हमने ये डिस्कशन कर लिया। नाउ नेक्स्ट मैं ये बताने वाली हूँ कि कैसे हमें जो है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ना है, उसको पढ़ने के लिए हमें कैसे नोट्स प्रॉपर बनाने हैं, या कैसे आप छोटे छोटे पॉइंटर्स में आप उन चीज़ों को याद रख सकते हो। जैसे फर्स्ट चैप्टर में टॉपिक था इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज ये सारे स्कूल्स ऑफ थॉट जो हैं साइकोलॉजी के, ये आपको पता होने चाहिए, किसने दिए थे ये पता होने चाहिए। तो उसके लिए आप कैसे याद करोगे, तो उसके लिए मैंने ये शॉर्ट नोट्स टाइप के आपको बनाकर दिखाया हुआ है। जैसे पहला था स्ट्रक्चरलिज्म, वुंट ने दिया था। अब इसमें क्या करते हैं आप उसको बेसिक मेंटल प्रोसेसेस को बेसिक कंपोनेंट्स में तोड़ के हम पढ़ते हैं, और इंट्रोस्पेक्शन जो है वो मेथड ऑफ स्टडी होता है। यानी इंट्रोस्पेक्शन एक टॉपिक है, एक डेफिनेशन है जो आपको एक टर्म की याद होनी चाहिए। क्या इंट्रोस्पेक्शन में हम क्या करते हैं कि जो भी ह्यूमन है वो अपने खुद की जो फीलिंग्स हैं उनको एनालाइज करके समझ के और बताने की कोशिश करता है। तो ये क्या हो सकता है, इसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है कोई अपने बारे में सही डेटा ना दे रहा हो, ठीक है, गलत भी डेटा हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें, फंक्शनलिज्म हो गया। देन इट इज़ जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी, बिहेवियरिज्म, तो सबके सामने देखो नाम भी लिखा हुआ है कि किन्हों, जेस्टॉल्ट में 3 साइंटिस्ट थे आई गेस, उनका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, तो कोलर, कोफका, समथिंग, मुझे सारे नहीं याद है, बट हाँ। बिहेवियरिज्म हो गया, साइको एनालिसिस, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, तो ये सारे आपके स्कूल्स ऑफ थॉट हैं जिनके बारे में आपको कैसे पॉइंट्स में पढ़ना है वो समझ में आ गया ना। ब्रॉडबेंच फिल्टर थ्योरी इज द, जो मैंने 3 इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ क्या बताई थी, सेलेक्टिव अटेंशन, उनमें से पहली है ये ब्रॉडबेंच फिल्टर थ्योरी। अब इसका क्या है, किसने दिया था, कब दिया था, एंड इसका क्या फीचर है सबसे इंपॉर्टेंट। तो इसमें क्या है कि ब्रॉडबेंच फिल्टर थ्योरी में कहता है कि अगर जैसे आपके आसपास 10 तरीके के स्टिमुलस हैं, तो उसमें से जो स्टिमुलस सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग होगा उस पर हमारी अटेंशन जाएगी। जैसे अगर आप रूम में बैठे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, एक बगल वाले रूम में टीवी चलने की आवाज़ आ रही है, एक तीसरे रूम में कोई बातें भी कर रहा है उसकी आवाज़ है, और एक क्या है बगल में शादी है तो वहाँ की डीजे की आवाज़ है। नाउ द वॉइस विच विल बी हायर इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लाइक लाउडनेस ज़्यादा होगी, पिच ज़्यादा होगी, जो जो ज़्यादा तेज़ आवाज़ होगी, जो दूसरी चीज़ों को क्या करेगी, दबा देगी, उस पर हमारा अटेंशन जाएगा। और इनका कहना ये था कि हमारा अटेंशन जिस चीज़ पर जा रहा है हमें सिर्फ वही चीज़ सुनाई दे रही है, बाकी चीज़ें एकदम सुनाई ही नहीं देती, वो फिल्टर आउट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये थी पहली थ्योरी। फिर इसका जो थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन आया वो क्या था, ट्रीजमैन्स अटेन्यूएशन थ्योरी। इनका कहना ये था कि हाँ वो सही कह रहे हैं कि जिसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा होती हैं उन्हीं पे हमारा ध्यान जाता है। बट इनका कहना ये था कि जो बचे हुए स्टिमुलाई हैं उसके अलावा वो ऐसा नहीं है कि वो गायब हो जाते हैं, वो हमें सुनाई ही नहीं देते हैं, वो भी सुनाई दे सकते हैं, डिपेंड्स ऑन व्हाट इट इज़ लाइक। अब जैसे क्या होता है कि डीजे भी बज रहा है, बहुत सारी शोर हो रहा है, बट अगर कोई बहुत दूर से तुम्हारा नाम बुला रहा है और वो आवाज़ जो है वो डीजे की आवाज़ से कम है, फिर भी आपको सुनाई दे जाएगी, आपका अटेंशन उस पर जाएगा। वाई, बिकॉज इट इज़ समथिंग फेमिलियर। तो ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो जो सारे स्टिमुलाई हैं वो कहीं ना कहीं तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, दे जस्ट फेड आउट। हमारी अटेंशन जिस चीज़ पे है उसके सामने दे फेड आउट, इट्स नॉट दैट दे गेट एकदम से वैनिश हो जाए, ठीक है। और थर्ड थ्योरी क्या थी, मल्टी मोड थ्योरी ऑफ अटेंशन। तो इसमें इन्होंने 3 स्टेजेस दिए थे, अर्ली सिलेक्शन, लेट सिलेक्शन, फ्लेक्सिबल शिफ्टिंग। तो ये 3 थ्योरी मैंने आपको बताया कि कैसे पॉइंटर्स में आपको, अब जैसे अगर 3 नंबर में ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप क्या करोगे, मल्टी मोड थ्योरी की आप स्टेटमेंट लिखते हो एंड देन यू एक्सप्लेन द 3 स्टेजेस इन 3 पॉइंट्स एंड यू गेट द मार्क्स। अब इसमें इंपॉर्टेंट है नाम जिन्होंने ये थ्योरी दी है, ईयर, उसकी स्टेटमेंट और उसका थोड़ा सा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, ठीक। नाउ हाउ टू मेक माइंड मैप्स, उसका मैंने ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल तो नहीं है बट स्टिल एक आइडिया आपको इससे लग जाएगा। जैसे फर्स्ट चैप्टर के बारे में वी वर टॉकिंग, तो साइकोलॉजी का मैंने क्या कहा, डेफिनेशन लिखी, स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर्स। नाउ बिहेवियर आर ऑफ 2 टाइप्स,
ओवर्ट एंड कोवर्ट. कोवर्ट इज समथिंग दैट कैन नॉट बी सीन एंड ओवर्ट इज समथिंग दैट कैन बी सीन. तो ऐसे करके आपको माइंड मैप बनाने हैं. उसमें आपको जो फेमस इंपॉर्टेंट स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी हैं उनको देना है, और माइंड और ब्रेन के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी समझनी है. मेंटल प्रोसेसेस क्या होती है. और फर्स्ट साइकोलॉजी की लेबोरेटरी लिप्जिग जर्मनी में बनी थी, विल्हेम वुंड ने बनाई थी. ये आपको याद करना है. तो ये एक एग्जाम्पल है. इट इज़ नॉट कि मतलब पूरी चैप्टर का समरी नहीं हो गया, बट स्टिल कुछ टॉपिक्स का मैंने आपको बना के दिखाया है कि कैसे आप बना सकते हो. नाउ एनसीईआरटी रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लास्ट स्टेज पे ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारी बुक्स लेके बैठ जाओ. आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो. उसमें इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस भी आपको मिल जाएंगी और आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने भी मिल जाएगा. ठीक है. और एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज़ जो दी हुई हैं एनसीईआरटी में, उनको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि वो वही केसेस उठा के एग्जाम में क्वेश्चन बनाएंगे एंड देन दे विल आस्क यू कि किस कॉन्सेप्ट के बारे में इस एग्जाम्पल में बात हो रही है या कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है. तो वो भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है. हाईलाइटेड टर्म्स को पढ़ना है. बॉक्सेस जो समरी बॉक्सेस हैं उन्हें अच्छे से पढ़ना है. तो एनसीईआरटी इज़ द की. मतलब रामबाण यही है कि आप एनसीईआरटी रीड करो और कहीं इधर उधर मत जाओ फालतू में. नाउ नेक्स्ट इज, इवन इफ आपको वो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है कोई पर्टिकुलर, तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं. यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस. ठीक है. यू डू नॉट हैव टू लीव एनी ऑफ द क्वेश्चंस दैट हैज़ कम इनटू एग्जाम. अब उसको आपको कैसे अटेम्प्ट करना है. जैसे मान लो आपको नहीं पढ़ा हुआ है. जैसे मैं अपने लेवल पे बता रही हूँ. जैसे मेरा एग्जाम था. अभी आपके सिलेबस में नहीं है ये टॉपिक, बट आई एम टेलिंग यू फॉर एन एग्जाम्पल कि मेरे एग्जाम में क्वेश्चन आया डिफरेंस बिटवीन पर्सन परसेप्शन एंड सोशल कॉग्निशन. नाउ सोशल कॉग्निशन तो मैंने पढ़ा हुआ था, बट पर्सन परसेप्शन मुझे नहीं पता था. अब इन टर्म्स के बेसिस पे ऐसा नहीं है कि मैंने वो क्वेश्चन छोड़ दिया. आई अटेम्प्टेड इट और वो क्या हुआ, वो सही निकल गया. मतलब मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था पर्सन परसेप्शन के बारे में कि ये क्या होता है, बट वो सही निकल गया. हाउ? बिकॉज साइकोलॉजी में जो टर्म्स होते हैं ना, उनको देखकर या उनको पढ़कर जो उनकी जनरल आपको मीनिंग पता होगी, उसके बेसिस पे आप थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा सकते हो ये कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल आपके सिलेबस में से क्वेश्चन आया बाय चांस की डिफरेंशिएट बिटवीन क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी. नाउ यू नो व्हाट इज काउंसलिंग. उस टर्म को समझ के मैंने आंसर दिया. तो अब आप कैसे करोगे. जैसे काउंसलिंग साइकोलॉजी, काउंसलिंग आपके काउंसलर्स आपके स्कूल में भी प्रेजेंट होते हैं. तो अगर लाइफ में किसी को कुछ छोटी प्रॉब्लम है, कोई छोटा स्ट्रेस है, करियर रिलेटेड, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, फैमिली लाइफ से रिलेटेड, एनीथिंग, कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम, तो उसका सोल्यूशन आपको काउंसलर्स दे सकते हैं साइकोलॉजी की फील्ड में. नाउ जब ये कंडीशन, जो स्ट्रेस की कंडीशन है, एंग्जाइटी है, कोई छोटी सी टेंशन है, जब यही टेंशन कोई बड़ा रूप ले लेती है, जो कि एक बीमारी का फॉर्म हो जाता है, जैसे डिप्रेशन, जैसे एंग्जाइटी की बीमारी हो जाए किसी को, तो ये सारी चीज़ों का जो इलाज है वो कौन करेगा. क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट करेगा. और काउंसलर क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ थोड़ी बहुत सलाह देगा. वो आपकी दवा पानी नहीं कर पाएगा, आपका इलाज नहीं कर पाएगा. ठीक है. मेडिकल आपको कोई सुविधा नहीं दे पाएगा, कोई ट्रीटमेंट नहीं कर पाएगा, बट वो आपको सिर्फ कोई एडवाइस दे सकता है, कुछ समझा सकता है आपको. ठीक है. आपकी काउंसलिंग कर सकता है. बट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्या करेगा, वो दवा भी देगा, मेडिसिन का भी सपोर्ट लेगा, प्लस आपको एडवाइसेस भी देगा और बहुत सारी चीज़ें आपके मेंटली भी आपको रिलैक्स करेगा और फिजिकली भी. तो जब आपकी मेंटल सिचुएशंस आपके फिजिकल फंक्शनिंग को भी अफेक्ट करने लगती है, तो वो एक बड़ा रूप ले लेता है, जहाँ पर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की हमें ज़रूरत पड़ जाती है उन फिजिकल रिस्पॉन्सेज को संभालने के लिए, जो डिसफंक्शनिंग हो रही है उसको संभालने के लिए, क्योंकि हमें अब दवा की भी ज़रूरत है. तो हम क्या करेंगे, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे. तो नाउ अब इसमें क्या है कि ये टर्म्स से आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हो. क्लिनिकल मतलब डॉक्टर से रिलेटेड, काउंसलिंग मतलब आपके स्कूल्स में भी काउंसलर्स होते हैं. व्हेन यू हैव टू चूज, व्हेन यू आर गोइंग टू चूज दिस लाइक सब्जेक्ट्स इन बिफोर क्लास 11th, तो आपको काउंसलर्स मिले होंगे स्कूल में, जिन्होंने आपको करियर काउंसलर्स कहते हैं उन्हें, जिन्होंने क्या वो किया होगा, आपको बताई होंगी स्कोप्स की, कौन से सब्जेक्ट में कौन से करियर स्कोप्स हो सकते हैं, क्या बेटर है क्या नहीं, आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है, उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए. सो दे एडवाइज यू अबाउट थिंग्स. ओके. सो वहाँ से आप ये चीज़ समझ सकते हो. नाउ लास्ट स्टेप इज समथिंग कि जब आप एनसीईआरटी रीडिंग कर रहे हो, उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आप वन शॉट वीडियोस देख सकते हो. नाउ एनसीईआरटी रीडिंग करने के बाद नहीं, मैं सजेस्ट करूँगी आप पहले वीडियोस देखें, बिकॉज व्हेन यू वॉच दीज वन शॉट वीडियोस यू गेट एन आइडिया, एंड देन व्हेन यू रीड द एनसीईआरटी, तो क्या होता है कि आपको वो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आने लगते हैं. इन आप एसोसिएट करते हो उसको कि आपने वीडियो में क्या सुना था, एंड देन दीज थिंग्स गेट सेटल्ड इन योर माइंड. वो आपके दिमाग में बैठ जाती हैं बातें, कुछ डेफिनेशन जो आपने सुनी होगी, एंड देन व्हेन यू रीड इट एंड हाईलाइट इट. ठीक है. तो वो चीज़ें. नाउ वन शॉट वीडियोस के लिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं अपने चैनल का प्रमोशन कर रही हूँ, दैट मेरे ही चैनल से देखो. एनी चैनल और एनी टीचर यू थिंक यू अंडरस्टैंड बेटर फ्रॉम, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हो, वो वन शॉट वीडियोस देख सकते हो. ये तो केवल एग्जाम्पल है कि मैंने कौन सी वन शॉट वीडियोस डाल रखी हैं, तो उनको भी आप रेफर कर सकते हो. सो क्या है, वन शॉट वीडियो से आपको एक पूरा चैप्टर का ओवरव्यू मिल जाएगा. उसके बाद व्हेन यू रीड द एनसीईआरटी, योर प्रिपरेशन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, कि जिसने साल भर से पढ़ाई की होगी उससे के ऑलमोस्ट बराबर पे आप मार्क्स ला सकते हो, इफ़ दीज थिंग्स यू कीप इन माइंड. एंड द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यू नो व्हाट टू स्टडी. अगर आपको ये पता है कि आपको क्या पढ़ना है, तो आप कब पढ़ रहे हो इससे फ़र्क कम पड़ेगा.
जस्ट अंडरस्टैंड कि आपको क्या पढ़ना है। बेकार की चीज़ें, बेकार में डिटेल, अगर कोई चीज़ इतनी डिटेल में आनी ही नहीं है तो मैं उसकी जड़ तक उसको एकदम डिटेल में उसकी, क्योंकि कोई भी टॉपिक अगर आप क्लास 11 में पढ़ रहे हो तो आप साइकोलॉजी की स्टार्टिंग है ये, तो वो बेसिक चीज़ दी हुई होगी। अब उसके बारे में डिटेल में आपको पढ़ने की क्या ज़रूरत है अगर वो आपके सिलेबस में नहीं है। वो आगे विद जैसे जैसे आपका स्टैंडर्ड बढ़ेगा, क्लासेस बढ़ेंगी, वैसे वैसे वो डिटेल में होती जाएंगी चीज़ें। तो पहले आपको तो प्लस माइनस करना सीखते हो ना, तब आप उसको बहुत जगह पे अप्लाई करना सीखते हो। तो हमें बस प्लस माइनस करना सीखना है, तो हमें सिंपल सिर्फ बेसिक चीज़ें समझनी है, ठीक है। तो इसके साथ ये वीडियो स्ट्रैटेजी वाली तो कंप्लीट हो गई है। इसके अलावा रिवीजन वीडियोज़ हैं, चल रही हैं। और प्लस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इज़ कि आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। इफ़ यू प्रैक्टिस दोज क्वेश्चंस आपका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगा, आपको रीडिंग भी नहीं करनी पड़ेगी, बिकॉज वो सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पूरे कॉन्सेप्ट्स को अपने अंदर इंक्लूड करते हैं। नाउ फॉर दीज क्वेश्चंस यू कैन, मतलब आपका कोई और टीचर है तो आप उनको कंसल्ट कर सकते हो। प्लस मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रैक्टिस पेपर्स, चैप्टर वाइज, प्लस पूरे सिलेबस के जो सैम्पल पेपर्स होते हैं वो मैं प्रॉपर डे बाय डे एवरी डे कुछ ना कुछ है हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो रहा है, तो उसको आप रेफर कर सकते हो। उन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका सिलेबस वैसे भी कंप्लीट कवर हो जाएगा। और ऐसा है कि इतने क्वेश्चंस हैं ना, इतने सारे क्वेश्चंस हैं कि उन क्वेश्चन से बाहर क्या ही क्वेश्चन बना लेगा कोई, ठीक है, इतने सारे क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप उनको प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका एग्जाम अच्छा खासा हो जाएगा, मेरे कहने का मतलब है। सो फॉर दैट यू हैव टू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्लस आप ये यूज़र नेम सर्च करके भी टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो चैनल। वहाँ पर ये एग्जाम्पल है कि कैसे मैंने सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स और चैप्टर 5 चैप्टर 4 सारे क्वेश्चन, मतलब, और प्लस उसके साथ साथ आपके लिए रिविजन नोट्स भी हैं उसमें। चैप्टर वाइज सारे चैप्टर के कुछ ब्रीफ नोट्स भी हैं, ठीक है, वेरी शॉर्ट नोट्स भी हैं, कि जो आपको लास्ट मिनट में रिवीजन करने में इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी उससे। तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी, आपको आपके सारे क्वेश्चन, सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, कीप गोइंग, एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।